हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में आपका एक सवाल लेने वाला हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे चैनल के ऊपर जो मेन लाइन स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं अपने घरों में, और फिर वो एक सवाल करते हैं कि क्या हम मेन लाइन स्टेबलाइजर के ऊपर एसी को चला सकते हैं या नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और इसका एक सीधा सा आंसर तो ये है कि हाँ, आप मेन लाइन स्टेबलाइजर के ऊपर एसी को चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे एसी के साथ हम स्टेबलाइजर लगाते क्यों हैं, या फ्रिज के साथ, टीवी के साथ ये स्टेबलाइजर हम लगाते क्यों हैं। स्टेबलाइजर हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर, आप सब जानते हो, इंडिया में तो ऐसा ही सिस्टम है, कभी वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। कोई इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है किसी का घर, तो वहाँ पे वोल्टेज का मतलब ड्रॉप रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम वोल्टेज स्टेबलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि जो कम वोल्टेज आ रही है या ज़्यादा वोल्टेज आ रही है उसको करेक्ट किया जा सके। और जो उपकरण हमारे घर में लगे हुए हैं, अब वो बेशक टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, उनको 200 या 220, 240 के बीच में आउटपुट इनपुट मिलती रहे ताकि वो ठीक से परफॉर्म करते रहें। क्योंकि आप सब जानते हो, आप जो सा भी प्रोडक्ट देख लो, टीवी देख लो, फ्रिज देख लो, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है कि ये 200 से फलाना वोल्टेज तक के लिए बना हुआ है, या 220 से 230 तक के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर उस वोल्टेज रेंज से बहुत कम या बहुत ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई उस उपकरण को मिलती है तो वो ख़राब होने का डर रहता है, और ख़राब हो भी जाते हैं। ऐसा ही एसीज के साथ होता है। एसी में भी क्या होता है कि कंप्रेसर लगा होता है, ब्लोअर की मोटर लगी होती है, और जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इनकी जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। और जब वोल्टेज का सर्ज आता है तो पीसीबी वगैरह उड़ने का डर रहता है, कंप्रेसर भी उड़ जाते हैं, कई बार कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में एक आइडियल वोल्टेज सप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी है किसी भी एसी की ठीक ठाक वर्किंग के लिए। अगर वोल्टेज कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो कूलिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर बाद में आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे जब उसमें कुछ खराबी आएगी। तो इसीलिए हम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का बेसिकली यूज़ करते हैं। अब बात यह है कि स्टेबलाइजर्स दो आते हैं। एक तो एसी के लिए पर्टिकुलर स्टेबलाइजर आता है जो मैं आपको वीडियो में कई बार दिखाता हूँ, और एक मेन लाइन स्टेबलाइजर्स आते हैं जो मेन लाइन के ऊपर लगते हैं, जिससे हम पूरे घर का लोड चलाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन लाइन स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं अपने घरों में, और फिर वो पूछते हैं कि क्या हमें एसी के लिए अलग से स्टेबलाइजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेन लाइन स्टेबलाइजर्स 5 kVA से स्टार्ट होते हैं, फिर 10, 15, 20, जितना भी आपके घर का लोड है अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो, उसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। मेन लाइन स्टेबलाइजर की एक खासियत होती है कि उसमें आउटपुट वोल्टेज जो रेंज है वो एक फिक्स होता है। यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था, ये वाला भी दिखाया था, दोनों वीडियो आपने देखे हैं। इन दोनों में क्या होता है, इन स्टेबलाइजर्स के ऊपर लिखी हुई वोल्टेज रेंज से भी बाहर ये काम करते हैं, और इनकी आउटपुट वोल्टेज रेंज भी आगे पीछे होती रहती है, जिससे फिर हमारा एसी रिस्क पे आ जाता है। लेकिन जो मेन लाइन स्टेबलाइजर्स होते हैं उनका आउटपुट वोल्टेज रेंज बिल्कुल फिक्स रहता है। तो इसी वजह से मेन लाइन स्टेबलाइजर्स का यूज़ किया जाता है ताकि हमारे घर में लगे हुए जो उपकरण हैं वो सेफ रहें, उनमें कोई खराबी ना आए, और उसमें ही हमारा एसी भी है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो मेन लाइन स्टेबलाइजर हमने लगाया हुआ है, क्या उस पर हम एसी चला सकते हैं या हम एसी का लोड डाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के घर में 5 kVA का मेन लाइन स्टेबलाइजर आपको मिलेगा, और अब 5 kVA के स्टेबलाइजर के ऊपर आप लोड कितना डाल सकते हो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक 1.5 टन के एसी की बात करें तो 1.5 टन का एसी अगर इन्वर्टर भी है, विंडो स्प्लिट कोई सा भी है, तो मिनिमम टू मिनिमम भी 700-800 वाट लेगा, और मैक्सिमम 2000 वाट तक का लोड ले लेता है। यानी कि 2 किलोवाट का लोड एक 1.5 टन का एसी ले सकता है जब अपनी मैक्सिमम स्पीड पे वो चल रहा होगा। तो अगर आपके पास कोई 5 kVA का स्टेबलाइजर है, उसमें से 2000 वाट का लोड तो आपका एसी ही ले जाएगा। तो बाकी कितना लोड है आपके घर में वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक 5 kVA के स्टेबलाइजर पर हम कितना लोड डाल सकते हैं। इस चीज़ को निकालने के लिए छोटा सा एक कैलकुलेशन करना होता है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हो, इन्वर्टर का, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, स्टेबलाइजर का। तो जितने भी केवीए का वो है
मान लो 5 kVA का आपके पास स्टेबलाइजर है, तो 5 kVA का मतलब होता है 5000 VA। तो 5000 में आप गुणा कीजिए 0.8 का, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 और आपके सामने आएगा आंसर, वो होती है उसकी वॉटेज। तो अगर आप 5000 को 0.8 से गुणा करेंगे तो आपके सामने 4000 वॉट निकल के आएगा। 4000 वॉट का मतलब होता है 4 किलोवाट, 4 किलोवाट। तो एक 5 kVA के स्टेबलाइजर के ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हो। अब 4 किलोवाट का लोड तो आप चला लोगे, जिसमें से 2000 वॉट का लोड तो सिर्फ एसी ही ले लेगा। तो क्या आपके बाकी जितने भी उपकरण हैं घर में, क्या उनका कुल लोड 2000 वॉट है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है? ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एसी चल रहा होगा तब बाकी के उपकरण भी ऑब्वियसली चलते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम एसी ही चलाते हैं, बाकी सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो बेसिकली जब एसी चलेगा और बाकी सब उपकरण चलेंगे तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो टोटल लोड रहेगा चीज़ों का, या जितने भी उपकरण चल रहे हैं उनका टोटल लोड जो रहेगा वो 4000 वॉट से ऊपर का ना हो, और 4000 वॉट भी ना हो ये आपको इंश्योर करना होगा, क्योंकि 4000 वॉट की कैपेसिटी है, 4000 वॉट का ही आप लोड डाल दोगे तो वो ओवरहीट हो जाएगा या फिर वो ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोड आप डाल दोगे जब तो वो ऐसा ही करेगा। तो आपको उसमें अलाउंस रखना पड़ता है। तो आप एक 5 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर 3500-3600 वोल्ट मैक्सिमम लोड डाल सकते हो, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके जो घर में लोड है वो 3500 वॉट से ऊपर का ना हो, यानी कि 3.5 किलोवाट से ऊपर का ना हो। तब आप मेनलाइन स्टेबलाइजर के ऊपर ज़रूर एसी चला सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके घर का लोड ही मान लो 3500 वॉट है और एसी सेपरेट लगवा लिया है आपने, या आपके घर में 2 एसी हैं, तब आपको फिर या तो मेनलाइन स्टेबलाइजर की कैपेसिटी इंक्रीज करानी पड़ेगी, या फिर आपको मीटर से डायरेक्ट तार लेकर के एसी में डालनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर एक डेडिकेटेड सेपरेट वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादातर मैं आपको यही बोलता हूँ कमेंट्स में कि आप एक सेपरेट स्टेबलाइजर ही यूज़ करें। उसकी वजह यही होती है कि जो मेनलाइन स्टेबलाइजर्स आपने लिए होते हैं वो ऑलरेडी आपके घर के लोड के हिसाब से लिए होते हैं। उसमें हम मतलब एडवांस में एसी का लोड जोड़ के नहीं चलते हैं, क्योंकि एसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 2000 वॉट का वहाँ पर इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो जब तक आपके यहाँ पर या हमारे किसी के भी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लगी हुई है तब तक हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम एसी खरीदते हैं तभी फिर उसके बारे में भी सोचा जाता है। तो ऐसे में अगर आपके यहाँ पर जो मेनलाइन स्टेबलाइजर लगा हुआ है उसमें अलाउंस है 2000 वॉट का, आप उस पर लोड और डाल सकते हो, तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेपरेट लेने की वोल्टेज स्टेबलाइजर। अगर उसमें अलाउंस नहीं है देन फिर आपको एक अलग से ही वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहिए, या फिर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए, 5 वाले को 10 kVA पे लेके आइए ताकि फिर वो लोड को हैंडल कर सके। और मेनलाइन स्टेबलाइजर्स और एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या अलग होती हैं इनमें चीज़ें, और कौन सा बढ़िया रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा, और हो सकता है इनकी वर्किंग भी दिखा दूँ किसी वीडियो में लाइव करके। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आते हैं और आप लोग बहुत प्यार देते हो, व्यूज़ देते हो, लाइक करते हो वीडियोस को, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।